नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन खबर उत्तराखंड में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन और 20वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में आपदाओं को लेकर लोगों की आम धारणा पर बात की। सीएम धामी ने कहा कि कई बार दूसरे राज्यों के लोग पूछते हैं कि जहां आपदा आई है क्या वहां भारी निर्माण कार्य हुआ है। उन्होंने बताया कि दिल्ली जाने पर या फोन के माध्यम से भी उन्होंने जो है यही सवाल किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में कई ऐसे स्थान हैं जहां कोई भी निर्माण कार्य या ढांचा मौजूद नहीं था, फिर भी बादल फटने और लैंडस्लाइड और भारी नुकसान की घटनाएं हुई। मैंने दिल्ली एक स्थान के लिए केवल दिल्ली नहीं कहा, मैंने कहा दिल्ली गया तो मुझे कुछ लोग मिले, लेकिन अन्य जगह से भी लोगों के मुझे फोन आते थे कि क्या ज्यादा निर्माण कार्य तो नहीं हुए हैं वहां पर, ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्थानों पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ और कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर बादल फटे हैं, वहां भूस्खलन आया है, नुकसान हुआ है। तो हमने कहा कि इसमें शोध की आवश्यकता है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है जहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं है, फिर भी वहां पर सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा, ट्रेनिंग अफसर को बड़ी कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जैसे जैसे आप सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तब आप जो है इसको गंभीरता से समझ में आएगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज की बेटियां कमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सिविल सर्विस में महिलाओं की भागीदारी पुरुष की जो है बराबर पे होंगी। Principles of every आपके हर कार्य से करोड़ों जीवन जुड़े हुए, करोड़ों सपने जुड़े हुए। आपके कार्य देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, लोगों के जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इसका उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो आप देखिए, अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान बेस्ट टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, बहुत ही बैलेंस तरीके से उत्तर दिया था, और हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दी। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए थे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था। बीजेपी नेता सतीश लखेड़ा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर एक अमर्यादित बयान दिया, जिस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति करने के साथ ही बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि बीजेपी नेता को ये जानकारी होनी चाहिए कि वह किसके बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस तरह के बयान स्वीकार नहीं है। वहां बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने सतीश लखेड़ा के हरक सिंह रावत पर दिए गए बयान पर कहा कि किसी भी महिला के बारे में ऐसा कहना अपमानजनक होता है, हमें इससे बचना चाहिए। राजनीति के राखी सावंत है, वहीं सोनिया आनंद ने कहा है कि जो बीजेपी की जो वो है वो सनी लियोनी है। तो आपको लगता है कि नहीं राजनीति में सुचिता का? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे कहूंगी कि आप किसी को, सनी लियोनी भी महिला है, राखी सावंत भी महिला है, तो मैं कहूंगी पहली बात तो किसी को भी परिभाषित करने के लिए जरूरी नहीं है किसी महिला का ही नाम लिया जाए। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी महिला के बारे में ऐसे बोलना अपमानजनक होता है, किसी को नहीं बोलना चाहिए, सबको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, राजनीति में जो नेता है पहले उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और वो पहले अपनी उम्र देखे कि उसकी उम्र कितनी है। डॉक्टर हरक सिंह रावत के बारे में बात कहने से पहले जिस व्यक्ति ने ये बात कही है उन्हें पता है कि वो 28 साल की उम्र में मंत्री बन गए थे। वो जानते हैं कि लगातार वो मंत्री पद पर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत के अंदर कुछ ना कुछ कुब्बत तो होगी, कोई ना कोई कलेवर तो होगा, जो वो लगातार मंत्री बनने लगा, कभी विपक्ष के नेता रहे हैं। ऐसे बयान मैं समझता हूँ राजनीति में देना अच्छी बात नहीं है। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में इस तरह के बयान दोगे तो आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी अब बूथ स्तर तक मजबूती और सक्रियता बढ़ाने के लिए लक्ष्य के साथ उतर चुकी है। फ्रंटल संगठनों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि केंद्र के नेतृत्व में जो है निर्देश और सर्वानुमित से प्राप्त पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद संगठनात्मक ढांचे की जो है मजबूती करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। शिवपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर तालमेल, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और बूथ मैनेजमेंट पर विशेष फोकस होगा। आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत जो है पक्की है। दो 2027 के विधानसभा चुनाव को केंद्र में रख के कांग्रेस पार्टी गंभीरता से संगठन की मजबूती पर ध्यान दे रही है। बूथ मैनेजमेंट प्राथमिकता से सुधारने का काम किया जा रहा है। फ्रंटल संगठनों को पुनर्गठित करने का काम इस समय चल रहा है। जिला अध्यक्षों का चयन आपने देखा कि सर्वानुमति से केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद हो चुका है। तो कोई कोर कसर 2027 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ने वाली है। जहां तक मुद्दों की बात है, घर घर में आज बेरोजगारों की फौज है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आज बेटियां अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, घर से बाहर निकलने में भी भयभीत महसूस कर रही है। 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में आज हम नंबर 1 के पायदान पे खड़े हैं। उद्योग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जो उद्योग कांग्रेस की सरकार में लगे भी थे उन पे लगातार ताले लग रहे हैं। तो हर मामले में राज्य आज पिछड़ गया है। पूरे चलाऊंगा मुद्दे जी, मेरे पास तो डेली मुद्दे रहने वाली चीजें। पूरे चलाऊंगा मुद्दे जी, मेरे पास तो डेली मुद्दे रहने वाली चीजें। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने राज्य सरकार के रिवर्स पलायन संबंधी दावों को झूठा करार करते हुए कहा कि 25 से 35 वर्ष की आयु के युवा बड़ी संख्या में राज्य छोड़ने को मजबूर हैं और सरकारी आंकड़ों पर उनका भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार पलायन बढ़ रहा है, गांव खाली हो रहे हैं, जबकि सरकार कागजी दावों के आधार पर सफलता का ढोल पीट रही है। शिवपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 2018 से पहले भी बड़े बड़े वादे किए थे, जिन पर विश्वास कर कई युवा गांव लौटे, परंतु परिणाम शून्यता के जो है कारण वापस जो है उनको लौटना पड़ा। कि ये सरकारी आंकड़े हैं, इन पे युवा ही भरोसा नहीं करेंगे। आज स्थिति ये है कि लगातार उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और गांव के गांव खाली हो गए हैं। सरकार बार बार रिवर पलायन का दावा कर रही है। 2018 से पहले भी भाजपा की सरकार ने ये बड़े दावे किए थे। आपने देखा कि सरकार के दावों पे भरोसा करके, सरकार के वादों पे भरोसा करके युवा लौटे जरूर थे। देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है, जिसमें देश विदेश से आए 4000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे ऋषिकेश विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वे स्वयं एबीवीपी के छात्र रहे हैं, इसलिए संगठन के कार्य और उसकी ताकत को भली भांति समझते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 1984 में उन्होंने डीएवी कॉलेज से विद्यार्थी परिषद के नाम पर चुनाव जीता था। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में पहली बार
राष्ट्रीय अधिवेशन विद्यार्थी परिषद का यहाँ उसका आयोजन हो रहा है। 71वां अधिवेशन है ये, और विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो विश्व में सबसे बड़ा छात्र संगठन है, और छात्रों का निर्माण करने का, कैसे उसको देश के, राष्ट्र के प्रति एक संवेदनशील नागरिक बनाने का काम अगर कोई करता है तो वो विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन करते हैं। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण कैसा होता है ये विद्यार्थी परिषद करता है। मुझे लगता है देश भर से आए छात्र यहाँ जो आए हैं वो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, और आगे आने वाली जो हमारे जितने फ्यूचर में जनरेशंस हैं, जितनी आगे जो हमारा फ्यूचर इंडिया है, मैं कहूंगी कि भारत है, उसमें वो एक अच्छी सहभागिता वो करेंगे। और यहाँ उत्तराखंड के जितने कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व कार्यकर्ता हैं, अभी के जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग इस व्यवस्थाओं में और सभी चीजों में यहाँ जुटे हैं। उन सबको भी सभी को शुभकामनाएं। देखिए, हमारा ये पहली बात उत्तराखंड में 71वां अधिवेशन हो रहा है और ये 3 दिन चलेगा, 28, 29, 30, और लगभग 2000 युवा इसे प्रतिभा पूरे देश भर से कर रहे हैं। और ये जो अधिवेशन हो रहा है इससे उत्तराखंड को एक नई दिशा मिलेगी, युवाओं को नई दिशा मिलेगी और एबीवीपी को नई दिशा मिलेगी। देखिए, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुरातन छात्र होने के नाते, आपको याद होगा 1984 में डीवीपीजी में मैंने विद्यार्थी परिषद नाम से चुनाव लड़ा था, और मुझे खुशी हो रही है कि आज मेरे इसी देहरादून में विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। उत्तराखंड वासियों के लिए सौभाग्य की बात है, और देवभूमि उत्तराखंड में कार्यक्रम हो रहा है, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आए हुए तमाम जो हमारे प्रतिनिधि हैं पूरे देश भर के, उनका बहुत स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और आप जानते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो संगठन है जो राष्ट्र हित की बात करता है, छात्र हित की बात करता है, राष्ट्रता के भावनाओं से ओतप्रोत है, और देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश भर में से पहुंचे प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का युवा वर्ग कई नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रवाद की भावना पहले से अधिक मजबूत हुई है और भारत की युवा शक्ति देश को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति की शुरुआत एबीवीपी के होने के कारण संगठन से आत्मीयता और योगदान का संबंध आज भी उतना ही गहरा है। धामी ने कहा कि एबीवीपी में विभिन्न पदों पर सेवा का अवसर पाकर उन्होंने राष्ट्रीय विचार, अनुशासन और संगठनात्मक कार्य संस्कृति से महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त की। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ का एक बयान भी सामने आया है। विधायक तिलक राज बेहड़ का कहना है कि जिस स्मार्ट मीटर का विरोध उनके द्वारा सड़क से विधानसभा तक किया गया है उसकी सच्चाई सामने आ गई है, लेकिन बीजेपी को पहले समझ नहीं आया। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए तब उनका भी विरोध इसी प्रकार से किया गया था। स्मार्ट मीटर को लेकर विधानसभा में भी बातें रखी गई थी और सारी शंकाओं को दूर भी किया गया था। पहले भी कहा था स्मार्ट मीटर गरीबों का खून चूसने वाला है, स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, विरोध किया था। सड़क से लेकर पहले मीटर तोड़े, फिर सड़क पर लड़ाई लड़ी, फिर वहां तक गए विधानसभा तक, और आज सरकार पुनर्विचार करने को एमडी तैयार है। कह रहे हैं कि इसके बिल ज्यादा आ रहे हैं, हम इसकी जांच करेंगे। अरे बिल तो आएंगे ही ज्यादा, ये मीटर ही इसी टाइप का बना हुआ है लूटने के लिए। ये जनता की लड़ाई की पर मोहर लगी है, ये जनता की लड़ाई है जो जीती गई है, और आगे भी फिर दोबारा लड़ाएंगे तो फिर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। मीटर नहीं लगने देंगे, विरोध इसका जारी रहेगा। और उसके बाद शासकों को चलना, कोई दिक्कत हमको ऐसे ही नहीं है। ऐसे स्मार्ट मीटर का भी एक इशू आया था, विधानसभा में भी पूरी चर्चा इस पर हुई और बताया गया था स्मार्ट मीटर किस तरह से काम करेंगे और पोस्ट पेड होंगे। पहले डाउट था कि प्रीपेड होंगे तो अगर मान लो पेमेंट नहीं है तो बिजली नहीं चलेगी, ऐसा करके एक संशय था, तो विधानसभा में स्पष्ट कर दिया गया था। और अगर कोई टेक्निकल कोई कमी है, कोई फॉल्ट है तो वो दूर किया जाएगा। तो टेक्निकल
चीजें, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाना गलत है, ये कहना उचित नहीं। आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई है, और नई टेक्नोलॉजी को हमको अडॉप्ट करना चाहिए। देहरादून से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में तेजी सिर्फ वर्तमान सरकार का योगदान नहीं, बल्कि पिछली सरकार की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि धामी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो इसमें पूर्व सरकारों की नीति और शुरू की गई परियोजनाओं का बड़ा हाथ होगा। चारधाम यात्रा का मैंने जिक्र किया, ये ऐसा तो नहीं कि 5 साल में हुआ है, ये 4 साल में हुआ है। ये पहले से योजनाएं चली आ रही है। कहूँ तो रेलवे लाइन की योजना ऐसी तो नहीं क्यों अभी आई है, ये पहले से चली आ रही है। धीरे धीरे हम लोग काम बढ़ा रहे हैं, और धामी जी की सरकार में 4 साल में उसको और गति मिली है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, और जिस दिन मेरी सरकार बनी है उस दिन से हम लगातार काम आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। इनमें सबसे अधिक पलटी, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी और चमोली में दर्ज की गई है। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन और होम स्टे जैसे क्षेत्रों में लोग गांव लौटकर नई आजीविका खड़ी कर रहे हैं। आयोग का कहना है कि ये आंकड़े राज्य में सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत करते हैं। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने बताया कि लौटकर आए लोग अब नए मॉडल के साथ काम कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी दे रहे हैं। लगभग 6,500 लोग का कुछ चिन्हित हमने किया है, जो लोग लौटे हैं। ज्यादातर लोग वो हैं जो कोविड में लौटे, लेकिन कुछ लोग कोविड से पहले भी लौट गए थे, कुछ लोग अभी हाल 2-3 सालों में भी लौटे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। रिवर्स पलायन हम उनको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और गांव लौटे हैं या गांव के आसपास के क्षेत्रों में लौटे हैं। शहरी क्षेत्रों में लौटे उसको हम रिवर्स माइग्रेशन नहीं मान रहे हैं, और बड़ा अच्छा इसमें आंकड़े आ रहे हैं। लोग विभिन्न कार्य कर रहे थे। नया इनिशिएटिव ये है कि जो लोग आए हैं उनसे हम जनपद में ही जाके भेंट कर रहे हैं और उनके साथ बैठकें कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश। देहरादून में अपनी मांगों को लेकर पिछले 19 दिनों से हड़ताल पर बैठे अधिवक्ताओं ने आज घंटाघर पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता रैली के रूप में धरना स्थल पहुंचे, जहां उनका प्रदर्शन समाप्त हुआ। बार एसोसिएशन के सचिव राजवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ है। अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि पुराना चैम्बर परिसर वापस दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है, आंदोलन जारी रहेगा। उन्नीस दिनों में 2 बार हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप हो चुकी है, और पिछले 2 बार, एक बार जिलाधिकारी महोदय और एक बार गृह सचिव साहब यहाँ पर सरोज बगोरी जी धर्मस्थल पर आ चुके हैं। थोड़ा बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है, लेकिन कोई ठोस रिजल्ट अभी तक नहीं मिल पाया है। एक कमेटी गठित की गई है जिसमें 4 अधिवक्ता हैं, एमडीडीओ के सेक्रेटरी और एससी यहाँ पे सुप्रीम इंजीनियर है, वो उसमें है। वार्ता का क्रम प्रारंभ हुआ है, लेकिन जो ठोस नीति अधिवक्ता चैम्बर के लिए चाहता है उस पर अभी तक कोई ठोस वार्ता नहीं हुई। उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति का सकारात्मक असर अब साफ दिखाई देने लगा है। राज्य में फिल्म निर्माण और शूटिंग गतिविधियों में तेजी आई है, जिससे उत्तराखंड एक आकर्षक फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। नीति के तहत हिंदी फिल्मों के लिए 1.5 करोड़ तक और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 25 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया कि वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स को भी सब्सिडी में शामिल किया गया है। उसको हम लोगों ने अपनी फिल्म नीति में जोड़ा। साथ ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके भी जो प्रावधान थे कि हम अपनी स्थानीय संस्कृति, स्थानीय भाषा, स्थानीय त्योहार को कैसे बढ़ावा दें, उसका कैसे संरक्षण और संवर्धन करें, तो शिक्षा नीति को जोड़ते हुए अन्य प्रदेश की नीतियों का अध्ययन करते हुए जो हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए नई फिल्म नीति बनाई, जिसमें स्थानीय जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, बोली, भाषा उसको संरक्षण देने के साथ ही साथ प्रदेश में दूसरी भाषा की फिल्मों की शूटिंग भी हो,
उसमें एक अच्छी जो सब्सिडी पहले थी फीचर फिल्म्स के लिए जो 50 लाख रुपए दी जाती थी उसको बढ़ा करके 3 करोड़ किया गया। ऐसे ही स्थानीय बोली भाषा की फिल्मों की जो सब्सिडी थी उसको भी बढ़ा करके 2 करोड़ दिया गया, तो उसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी सर, जी। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कर्णवाल ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोग पूरी तरह गंभीर है और किसी भी प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं से अपील करते हुए बताया कि कोई भी पीड़ित महिला अपनी शिकायत सीधे हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकती है। यह सुविधा फोन कॉल और व्हाट्सएप दोनों के माध्यम से उपलब्ध है। लेकिन हमारा एक नंबर है, मैं आपको भी बता देती हूँ, जिसमें कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप वहाँ कंप्लेंट भेज सकते हैं या वहाँ टेलीफोन के माध्यम से। तो एक जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से हम आप कोई भी उत्तराखंड में कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, उसमें 8126774374 ये हमारा नंबर है। इस पे आप अपनी कंप्लेंट व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और बात भी आप कर सकते हैं। देहरादून में जिलाधिकारी सरवीन बंसल ने कलेक्टर सभागार में राइफल क्लब फंड के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद और असहाय 7 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार, मकान मरम्मत और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए सहायता राशि के चेक सौंप दिए गए। डीएम बंसल ने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि पहले राइफल क्लब फंड का उपयोग मुख्य रूप से हथियारों के लाइसेंस और नवीनीकरण जैसे कार्यों के लिए किया जाता था, लेकिन अब जिला प्रशासन इस फंड को उन लोगों की मदद में लगा रहा है। देखिए, ऐसे समाज वर्ग में कई ऐसे फैमिलीज हैं, परिवार हैं जिसमें कोई फैमिली ट्रेजेडी हो गई है या गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। किसी फैमिली मेंबर की आकस्मिक निधन हो गया है, किसी में दिव्यांग हो गए फैमिली मेंबर या माता और कोई आय का साधन नहीं है और बच्चे अध्ययनरत हैं स्कूल में, कॉलेज में, और जो एक मिनिमम इनकम चाहिए एक फैमिली को, परिवार को संचालन के लिए, वो भी शेष नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ केसेस को तो हम ऑनरेबल सीएम विवेकानंद कोष को रेफर करते ही हैं और कुछ केसेस में इमीडिएट उनको असिस्टेंस की जहां पे आवश्यकता प्रतीत होती है, तो जो हमारा राइफल क्लब है, जहां पे जितने भी हमारे शस्त्र के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वहां पे उनसे अकाउंटेड ट्रांजेक्शन, अकाउंटेड कॉन्ट्रीब्यूशन जो रिपेनिश होते हैं अकाउंट में, उसके जरिए उनको उनकी परिस्थितियों अनुसार चेक के माध्यम से पेमेंट्स की जाती हैं, सहायता प्रदान की जाती है। तो ऐसे आज 7 परिवारों को मदद करने का प्रयास किया गया है कि जिससे जो उनका एक समावेश और जो संचालन रुका हुआ है, जीवन यापन रुका हुआ है, उसमें कुछ स्टिमुलस मिल सके। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।